तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्वैप्स स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि स्वैप्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो लेट अस रिवाइज द फीचर्स। सबसे पहला है बोथ पार्टीज हैव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी के दिन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई हैं उसको वैसा वैसा करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। टी इज इक्वल टू जीरो में नो कैश फ्लो। इसका मतलब ये है कि जिस दिन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस दिन कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ पैसा नहीं देगी, यानी कि कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा। तीसरा है टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में फिजिकल या कैश सेटलमेंट। तो फिजिकल सेटलमेंट का मतलब होता है जो अंडरलाइंग एसेट है उसका आदान प्रदान करना, और कैश सेटलमेंट का मतलब होता है कि जिस पार्टी को लॉस हुआ है वो लॉस वाली पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को डिफरेंस अमाउंट दे देगी। तो ये होते हैं फीचर्स पार्ट 1। उसके बाद आ रहा है चौथा पॉइंट, नो मार्जिन। तो सिंस यहाँ पे कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो कोई मार्जिन मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पांचवा है रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट, MTM नॉट डन। तो सिंस स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो डेली बेसिस में स्वैप का जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो चेंज नहीं होता रहता है। वो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि टी इजिकल टू ज़ीरो वहाँ से लेकर के मैच्योरिटी तक सेम रहता है, भले अंडरलाइंग एसेट ऊपर नीचे होता रहे। नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि आप किसी दोस्त के साथ बैठ के भी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अनरेगुलेटेड सेक्टर है ये। यानी कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर भी होता है वो सेक्टर पूरा का पूरा अनरेगुलेटेड है, वहाँ पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती, जिसके कारण ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे और टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की, एक पीस ऑफ पेपर उठाया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी और आप दोनों ने साइन कर दिया, तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड है, यानी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी है ये दोनों पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं आपस में। इन सब के कारण थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क होता है, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ड्यू डेट के दिन यानी कि मैच्योरिटी डेट के दिन, जिसे हम एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं, उस दिन धोखा दे सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने से मना कर सकती है। जो फर्स्ट पॉइंट है कि दोनों पार्टी का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो तो है कि आपको पूरा करना है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो धोखा हो जाएगा, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को धोखा दे देगी और एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलेगी कि सिंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, मेरा ऑनर करने का मन नहीं है, तुम जाके कोर्ट में केस कर दो, वहाँ पे लड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लॉस बियर नहीं करूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करने का कारण यही होता है कि मुझको लॉस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के कारण। तो स्वैप्स के केस में थोड़ा बहुत क्रेडिट रिस्क रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वैप आखिरकार होता क्या है? स्वैप इज़ नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ फंड्स या मनी, यानी कि एक पार्टी है ए, दूसरा पार्टी है बी, मान के चलो दोनों इन्वेस्टर्स हैं, तो एक है इन्वेस्टर ए, दूसरा इन्वेस्टर बी, इसने इसको कुछ फंड्स दिए और इसने इसको कुछ फंड्स दिए, यानी कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है, एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा देगा और दूसरा आदमी पहले आदमी को पैसा देगा, यानी कि पैसों का लेन देन होना, यानी कि मनी का लेन देन होना ही स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्वैप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी यानी कि फंड्स होने वाला है। टाइप्स ऑफ स्वैप, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, यही आपका बेस क्रिएट करता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का, तो ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ स्वैप में पहला आ रहा है इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब होता है जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यानी कि बैंक के डिपॉजिट रेट्स या फिर लोन के लेंडिंग रेट्स या फिर लीबोर यानी कि लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट या फिर मीबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो जब भी मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स की बात चल रही होगी, यानी कि जब मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स बन जाएंगे अंडरलाइंग एसेट, तो उससे बना हुआ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। वैसा ही है इक्विटी स्वैप। तो इक्विटी स्वैप में जब अंडरलाइंग एसेट आपके शेयर्स होते हैं वहाँ पे आपने कुछ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो दैट इज इक्विटी स्वैप। फिर आ रहा है इंडेक्स स्वैप। तो इंडेक्स मेजरली हम दो डिस्कस करते हैं, या तो निफ्टी या तो सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि इंडेक्स होते हैं। तो जब आपका अंडरलाइंग एसेट ही इंडेक्स है वहाँ पे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दैट इज नोन एज इंडेक्स स्वैप।
कमोडिटी स्वैप, तो कमोडिटी स्वैप का मतलब है कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या कोई दूसरी कमोडिटी जिस पे आपको स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करना है, वहाँ पे आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि सबसे मेजर पॉइंट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का ये रहता है दैट इट इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता। सिंस ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते और आप जो चाहो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में। इसका मतलब आप कुछ भी अंडरलाइंग एसेट रखना चाहो तो आप कुछ भी अंडरलाइंग एसेट रख सकते हो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आप यानी कि एक इन्वेस्टर है और दूसरा इन्वेस्टर, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट अगर आ जाता है तो वो दोनों किसी भी अंडरलाइंग एसेट को चूज कर सकते हैं और उस पर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आता है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का मतलब होता है जहाँ पे आपका अंडरलाइंग एसेट करेंसीज रहता है, जैसे कि डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, रुपीज़ हो गया, येन हो गया। ये जो है वर्ड्स मैंने बोले, डॉलर, पाउंड, रुपीज़, ये सब करेंसी कहलाता है। हर देश की अपनी करेंसी होती है। तो करेंसी स्वैप में आपने इस अंडरलाइंग एसेट को पकड़ा, यानी कि डॉलर को पकड़ा, येन को पकड़ा और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया। ऐसा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है करेंसी स्वैप। जो मेजर डिफरेंस है इन सब स्वैप में आपस में ये है कि करेंसी स्वैप का जो फीचर है वो अलग है और बाकी सबका जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कौन सा फीचर? ये फीचर कि प्रिंसिपल अमाउंट इज़ नॉट एक्सचेंज इन इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, इंडेक्स एंड कमोडिटी स्वैप, बट इन करेंसी स्वैप प्रिंसिपल अमाउंट इज़ एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पे नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट रहता है और करेंसी स्वैप में एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। मैं थोड़ा वर्बली समझा रहा हूँ, आगे चल के जब एक एक स्वैप को डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी, बट वर्बली समझा रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे ध्यान से सुनना कि मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप की अगर बात करता हूँ तो इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट का मतलब है परसेंटेज। तो परसेंटेज यानी कि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो परसेंटेजेस में है, लाइक 10%, 20%, वॉट एवर। मैंने यहाँ पे कहा कि स्वैप का मतलब एक्सचेंज ऑफ फंड्स होता है, जिसमें एक पार्टी दूसरे को कुछ ना कुछ फंड्स देती है और उसे कुछ फंड्स लेती है। तो क्या ये लोग आपस में इंटरेस्ट रेट, जो वर्ड है इंटरेस्ट रेट यानी कि परसेंटेज, एक्सचेंज कर पाएंगे कि तू मुझे 10% दे, मैं तुझे 12% दूंगा? तो परसेंटेज कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं? परसेंटेज तो एक्सचेंज नहीं होते हैं। यानी कि परसेंटेजेस को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट को किसी न किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए हूँ और मैंने बोला मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे 15% इंटरेस्ट दो, तो बी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। लेकिन 10% दूंगा कैसे? हमको कोई ना कोई अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि 1 लाख के पीछे 10% या 10 लाख के पीछे 10%। तो इस तरीके से जब मैं ये अमाउंट डिसाइड कर लिया, 1 लाख रुपीज़ मान के चलो, तो अब मेरा काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया? कि अब मैं बोल सकता हूँ कि 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 मैं आपको दूंगा और आप मुझे 15% ऑफ 1 लाख रुपए यानी कि 15,000 रुपये दे देना। तो मैं आपको 10,000 दूंगा, आप मेरे को 15,000 दे देना। तो अब काम आसान हो गया। काम आसान कैसे हुआ? कि आपने बीच में एक कॉमन अमाउंट ले आए विच इज़ 1 लाख रुपीज़, जिसपे 15% का भी कैलकुलेशन हुआ और 10% का भी कैलकुलेशन हुआ। इसी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है, क्योंकि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत बार हम इंटरेस्ट रेट्स एक्सचेंज करते हैं, जिसके कारण बीच में एक अमाउंट लाना पड़ता है विच इज़ प्रिंसिपल अमाउंट। बट डिफरेंस ये आता है कि इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, इंडेक्स और कमोडिटी में प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज नहीं होता। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपए की जो बात कर रहा था मैं, वो एक्सचेंज नहीं होगा कि आप मेरे को 1 लाख रुपए दो 10% के रेट से, मैं आपको 15% के रेट से 1 लाख रुपए देता हूँ। सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और वो आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन करेंसी स्वैप में ऐसा नहीं होता। करेंसी स्वैप में 1 लाख रुपए भी एक्सचेंज होते हैं और 15%, 10% वगैरह भी एक्सचेंज होते हैं। तो आने वाले डिस्कशन में आपको बेस ये तैयार हो जाना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी में आप प्रिंसिपल अमाउंट तो लोगे क्वेश्चन में, जिसे आप नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आर्टिफिशियल समझोगे और उसके बेसिस पे अमाउंट का कैलकुलेशन करोगे। लेकिन करेंसी स्वैप में ऐसा नहीं करोगे। करेंसी स्वैप में प्रिंसिपल भी एक्सचेंज करोगे और इंटरेस्ट अमाउंट भी एक्सचेंज करोगे। तो चलिए इंटरेस्ट रेट स्वैप डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप ऑल्सो कॉल्ड प्लेन वनीला स्वैप या जेनेरिक स्वैप, तो इसके अलग अलग नाम है। प्लेन वनीला स्वैप, जेनेरिक स्वैप यानी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये काम कैसे करता है तो आइए देखते हैं।
यहाँ पे जो दो पार्टीज होते हैं उसमें से एक पार्टी होता है फिक्स्ड रेट पेयर और दूसरा पार्टी होता है फ्लोटिंग रेट पेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर में फ्लोटिंग रेट पेयर, तो सिंस द नेम सजेस्ट फ्लोटिंग रेट पेयर, यानी कि वो फ्लोटिंग रेट पे करेगा, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट इसको दे देगा फिक्स रेट पेयर को, और फिक्स रेट पेयर फिक्स इंटरेस्ट पे कर देगा फ्लोटिंग रेट पेयर को। तो एक आदमी फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहा है और दूसरा आदमी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि अगर फिक्स इंटरेस्ट 10% डिसाइड हुआ है आपस में, तो फिक्स रेट पेयर ये सोच रहा है कि मार्केट में जो फ्लोटिंग रेट है, यानी कि जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा आगे चल के, वो 10% से ज़्यादा होगा, यानी कि उसको मिलेगा 10% से ज़्यादा, उसको देना पड़ेगा 10% ही सिर्फ, तो उसको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। मान के चलो फ्लोटिंग रेट फ्यूचर डेट में जाके 13% हो गया। अगर 13% हो जाता है तो फिक्स रेट पेयर 10% इंटरेस्ट देगा, 13% इंटरेस्ट लेगा, तो 3% को प्रॉफिट हो जाएगा। और मान के चलो फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ, 13% नहीं रहा, वो हो गया 9%, यानी कि फ्लोटिंग रेट जो है वो 10% के नीचे चला गया, जो फ्लोटिंग रेट पेयर सोच रहा था अपने मन में। अब इसमें अगर मैं फ्लोटिंग रेट पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उसको मिलेगा 10% और उसको देना पड़ेगा 9%, तो 1% फ्लोटिंग रेट पेयर कमा लेगा। तो फ्लोटिंग रेट पेयर अपना फ़ायदा सोच रहा है और फिक्स रेट पेयर अपना फ़ायदा सोच रहा है। सिंस दोनों अपना अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और दोनों अलग अलग चीज़ सोच रहे हैं, यानी कि फ्लोटिंग रेट पेयर सोच रहा है कि फ्यूचर में जो मार्केट का रेट है वो 10% के नीचे चला जाएगा, जबकि फिक्स रेट पेयर सोच रहा है कि फ्यूचर में फ्लोटिंग का जो रेट है वो 10% के ऊपर चला जाएगा। उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, विच इज़ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट स्वैप, यानी कि प्लेन वनीला स्वैप, यानी कि जेनरिक स्वैप काम करता है कि एक आदमी दूसरा आदमी को फिक्स इंटरेस्ट देता है और दूसरे आदमी से फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेता है। सिंस फ्लोटिंग इंटरेस्ट आज डिसाइड नहीं हो पाया, यानी कि जो मेरा अंडरलाइंग एसेट है वो मेरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स है, तो सिंस ये आज डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कल जाके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग है, उससे बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है। फिक्स इंटरेस्ट इज डिसाइडेड अमंग द पेयर्स, यानी कि फ्लोटिंग रेट पेयर बैठा और फिक्स रेट पेयर बैठा, दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि बीच का जो रेट है वो क्या रखना है। जैसे यहाँ पे लोगों ने 10% रखा, तो बीच का रेट उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया। अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है, तो जैसा मैं वर्बली समझा रहा था कि ये यूजुअली मार्केट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यानी कि बैंक रेट्स, यानी कि बैंक का जो मार्केट में लेंडिंग रेट चल रहा है, यानी कि बैंक किस रेट पे लोन दे रहा है, या फिर डिपॉजिट रेट्स, यानी कि बैंक किस रेट पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह है उस पर किस रेट पे बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो वाले बैंक रेट्स हो गए। एक आता है लीबोर और एक आता है मीबोर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। फुल फॉर्म तो होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंटर बैंक। तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट का मतलब है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो लोग आपस में एक दूसरे को किस रेट पे लोन दे रहे हैं, वो जो आपस में रेट रखे हुए हैं उसको कहते हैं लीबोर। और वैसा एक मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है, यानी कि ये इंटर बैंक है, यानी कि दो बैंक के आपस का बीच का रेट। तो ये आपके बेसिकली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ एसएफएम, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि लीबोर और मीबोर जो हैं वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स का काम करते हैं, यानी कि ये ऐसे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, यानी कि जिसका पता नहीं कि कल को क्या हो जाए। ठीक है, नोट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है फ्लोटिंग इंटरेस्ट और फिक्स इंटरेस्ट, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि ये लोग आपस में परसेंटेज, यानी कि 10% या 12% तो एक्सचेंज नहीं करेंगे, अमाउंट एक्सचेंज करेंगे। तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये अमाउंट कैलकुलेट होगा एक नोशनल प्रिंसिपल ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे
और वो नोशनल प्रिंसिपल आपस में एक्सचेंज नहीं होगा, उससे कैलकुलेट हुआ अमाउंट विच इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट, ये लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो हमें एक बीच में नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा दोनों पार्टीज को, और उसके बेस पे उसका फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट हियर रीसेट डेट इज इक्वल टू पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट। अब ये दो टर्मिनोलॉजी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीसेट डेट क्या होता है और पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट क्या होता है। रीसेट डेट का मतलब होता है कैलकुलेशन डेट्स, इनके जिस दिन आप रेट को मल्टीप्लाई करोगे प्रिंसिपल से, बेसिकली प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग आपस में परसेंटेजेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, आप लोग आपस में अमाउंट एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि स्वैप का मतलब होता है पैसों का लेन देन। तो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करनी पड़ेगी जिस दिन के रेट पे हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट्स विल बी कैलकुलेटेड। ये तो समझ में आ गया कि कैलकुलेशन तो होगा नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट को लेके, लेकिन कब होगा, व्हेन, तो इट विल बी डन ऑन रीसेट डेट्स। तो ऐसी डेट जिस दिन आप रेट को मल्टीप्लाई करने वाले हो प्रिंसिपल के साथ, यानी कि परसेंटेज को कन्वर्ट करने वाले अमाउंट में, वो डेट कहलाता है रीसेट डेट। और उसी दिन ये पता चल जाता है कि किसको लॉस हुआ और किसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वैप यानी कि प्लेन वनीला स्वैप यानी कि जेनरिक स्वैप के केस में ये दोनों बराबर होते हैं। बराबर होते हैं मतलब, बराबर होते हैं का मतलब ये है कि जिस दिन आप रीसेट करोगे, यानी कि जिस दिन आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, उस दिन लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को पैसा दे देगा, यानी कि कैश सेटलमेंट कर लेगा। या फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा दे देगी, दूसरा पार्टी पहले पार्टी को पैसा दे देगा। जिस दिन पैसों का लेन देन होगा वो होता है पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट, और जिस दिन कैलकुलेशन सिर्फ की जाएगी कि किसको प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो होता है रीसेट डेट। क्या ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। तो आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि भले आपका पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट मान के चलो 3 महीने बाद है। एक एग्जांपल लेता हूँ कि आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया स्वैप कॉन्ट्रैक्ट टी इज टू 0 में, और 3 महीने बाद जाके हम लोग आपस में लेन देन करेंगे। मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे पैसा दे देना, यानी कि फिजिकल सेटलमेंट। या फिर हम लोग लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको लॉस हुआ प्रॉफिट वाले को दे देगा, यानी कि कैश सेटलमेंट। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इस 3 महीने के दौरान भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते रहेंगे क्योंकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स है। तो अगर हमने रीसेट डेट रखी है डेली, डेली रीसेट डेट रखी है, इसका मतलब ये होगा कि डेली बेसिस में लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे लॉस कैलकुलेट करना या प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसको कहते हैं कि रीसेट डेट आपका डेली है। और पेमेंट डेट और सेटलमेंट डेट का मतलब होता है जिस दिन जाके आप फिजिकल सेटलमेंट करो या कैश सेटलमेंट करो। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनेरिक स्वैप एट 8% अगेंस्ट 6 month LIBOR फ्लैट। जेनेरिक स्वैप का क्या मतलब है? जेनेरिक स्वैप का मतलब है कि दोनों पार्टीज के बीच में प्लेन वनीला स्वैप यानी कि जेनरिक स्वैप यानी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप होने वाला है एट 8% अगेंस्ट 6 month LIBOR फ्लैट। LIBOR आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, तो 8% आपका फिक्स इंटरेस्ट होगा। ऑल इन कॉस्ट का मतलब है जितने भी तरीके से खर्चे हो सकते हैं उसको शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को 8% इंटरेस्ट पे करेगा और दूसरा पार्टी पहले पार्टी को 6 month LIBOR पे करेगा। इफ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द स्वैप इज 5 लाख, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट, फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर वन अबव इफ द 6 month पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट comprises 181 days and that the corresponding LIBOR was 6% on the effective date of swap। तो LIBOR का रेट दे दिया 6%। तीसरा पॉइंट है, इन टू अबव
इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस, हाउ मच द फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर। नेट बेसिस पे अगर सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कैश से सेटलमेंट की बात चल रही है, लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को पैसा दे देगा। जेनरिक स्वैप इज बेस्ड ऑन 30/360 डेज बेसिस। जब भी ये लाइन लिखी हो 30/360, इसका मतलब ये होता है कि जो फिक्स रेट का कैलकुलेशन है उसमें एक महीने का मतलब 30 डेज लेके चलना है। तो अगर 6 महीने की बात चल रही है तो 30 डेज इंटू 6 यानी कि 180 डेज। इसमें तो फिक्स रेट कैलकुलेशन में। और फ्लोटिंग में क्या करना है, तो फ्लोटिंग में जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यानी कि 181 डेज, उस पर आपको फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि हो क्या रहा है। एक फिक्स रेट पेयर है और एक फ्लोटिंग रेट पेयर है। फिक्स रेट पेयर 8% पर एनम पे करेगा, चाहे मार्केट का इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए। लेकिन फ्लोटिंग रेट पेयर लीबोर पे करेगा, यानी कि फ्लोटिंग रेट पे करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिक्स रेट पेयर ये सोच रहा है कि लीबोर बढ़ जाएगा आगे चल के। तो लीबोर अगर बढ़ गया तो उसको कम देना पड़ेगा फिक्स इंटरेस्ट और ज़्यादा लीबोर ले लेगा। बट इसका उल्टा सोच रहा है फ्लोटिंग रेट पेयर। फ्लोटिंग रेट पेयर वाले को लग रहा है कि लीबोर कम हो जाएगा 8% से, यानी कि उसको 8% ज़्यादा मिलेगा और लीबोर कम देना पड़ेगा। तो फ्लोटिंग रेट पेयर अपना फ़ायदा सोच रहा है और फिक्स रेट पेयर अपना फ़ायदा सोच रहा है। इन्होंने आपस में एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या डिटेल्स दी हुई है। पहला है फिक्स रेट 8% पर एनम। तो क्वेश्चन साइलेंट है कि पर एनम की नहीं, तो हम लोग इसको पर एनम ही लेके चलेंगे। फ्लोटिंग रेट लीबोर है आपका, कीप्स ऑन चेंजिंग, नाम में लिखा है फ्लोटिंग तो चेंज तो होगा ही। नोशनल प्रिंसिपल है 5 लाख, तो इस 5 लाख का आदान प्रदान नहीं होगा, 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और उसका आदान प्रदान होगा। पीरियड है 6 मंथ्स, लीबोर आफ्टर 6 मंथ्स 6% पर एनम। तो यहाँ पर सिर्फ 6% लिखा है और यहाँ पर सिर्फ 8% लिखा है, बट हमें इसे पर एनम ही हमेशा लेना चाहिए। क्वेश्चन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक लाइन लिखी हुई है जेनरिक स्वैप इज बेस्ड ऑन 30/360 बेसिस, जिसको मैं समझा रहा था कि अगर ऐसी लाइन लिखी हो तो फिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। तो यहाँ पर आप n लोगे 30 × 6 करके, यानी कि 180 डेज। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्चुअल नंबर ऑफ डेज लोगे, यानी कि 181 डेज। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट रेट स्वैप या फिर प्लेन वनीला स्वैप या फिर जेनरिक स्वैप, इनमें अगर फिक्स रेट कैलकुलेशन करना है तो हमेशा 1 मंथ इज टू 30 डेज लेके चलना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको आपको हमेशा ऑलवेज ऐसे लेके चलना पड़ेगा, भले ये वाली लाइन गिवन हो या नॉट गिवन हो। तो फिक्स रेट का जब भी कैलकुलेशन होगा वहाँ पे एक महीने का मतलब 30 डेज है, तो 3 महीने का निकालना हो तो 30 × 3 90 डेज करेंगे। यहाँ पे 6 महीने का निकालना था, 30 × 6 180 डेज की है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी कि जेनरिक स्वैप का क्वेश्चन, वहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन को निकालते समय 1 मंथ को 30 डेज लेके चलना है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट के लिए जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बीत गए उतना लेके चलना है। ठीक है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट। सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट का फॉर्मूला होता है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू फिक्स रेट इंटू n/360, 5 लाख इंटू 8% इंटू 180/360। तो यही मैं समझा रहा था कि फिक्स्ड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते समय आपको जो डेज लेने हैं वो 30 के मल्टीपल में लेने हैं, यानी कि 1 मंथ को 30 डेज लेके चलना है। तो आंसर आ जाएगा 20,000। ये 20,000 का क्या मतलब है? ये 20,000 का मतलब है कि 6 महीने बाद जो फिक्स रेट पेयर है वो 20,000 रुपये निकाल के दे देगा फ्लोटिंग रेट पेयर को। और फ्लोटिंग रेट पेयर कितना देगा? तो फ्लोटिंग रेट पेयर उतना देगा जो उस समय का लीबोर चल रहा होगा, यानी कि नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू फ्लोटिंग रेट इंटू n/360, 5 लाख इंटू 6% यानी कि लीबोर इंटू 181/360।
तो जब भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ डेज लेंगे, यानी कि 181/360 अप्रॉक्सीमेटली 15,090 रुपये। तो फाइनली क्या होने वाला है? फाइनली ये होने वाला है मैच्योरिटी के दिन, यानी कि आफ्टर 181 डेज, जिसे हम टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी भी कहते हैं। फिक्स पेयर दे देगा 20,000 रुपये और फ्लोटिंग पेयर दे देगा 15,090 रुपये। अगर ये लोग ऐसा करेंगे, पूरा पूरा पैसा एक दूसरे को दे देंगे, तो यहाँ पे फिजिकल सेटलमेंट हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सेटलमेंट इज़ ऑन नेट बेसिस, यानी कि कैश सेटलमेंट करना है। तो जब कैश सेटलमेंट की बारी आती है तो लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। हमने यहाँ पे ये पाया कि फिक्स्ड पेयर को लॉस हो रहा है क्योंकि उसकी जेब से 20,000 रुपये जा रहे हैं, बट सिर्फ 15,090 रुपये ही आ रहे हैं। तो फिक्स्ड पेयर लॉस बियर करेगा और फ्लोटिंग पेयर को प्रॉफिट हो जाएगा। 20,000 माइनस 15,090, 4,910 रुपये। तो फिक्स पेयर डायरेक्टली 4,910 रुपये दे देगा फ्लोटिंग पेयर को, और इस तरीके से कैश सेटलमेंट हो जाएगा। तो 20,000 हमारा पहला आंसर था, 15,090 दूसरा आंसर था, 4,910 तीसरा आंसर था। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट स्वैप काम करता है, जहाँ पर आप पहले तो फिक्स पेमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर फ्लोटिंग कैलकुलेट करते हैं, फिर फिजिकल सेटलमेंट करना हो तो इस तरीके से करते हैं, और नेट बेसिस यानी कि कैश सेटल करना हो तो इस तरीके से करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ये वाला है। जब भी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा डायग्राम बना लें कि कौन किसको क्या पे करेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व आसानी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैश सेटलमेंट को थोड़ा और डिस्कस करूँगा। आपने नोटिस किया होगा कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट स्वैप वाला और एफआरए का नेचर बहुत सिमिलर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडरलाइंग एसेट दोनों के केस में इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। फ़र्क यह आ जाता है कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में डेरिवेटिव रहता है स्वैप, यानी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में भले अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स हो, डेरिवेटिव रहता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। और एफआरए में अंडरलाइंग एसेट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और डेरिवेटिव रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ़र्क आ जाता है, लेकिन नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है। बट वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच में ये हैं कि जैसा मैंने आपको पढ़ाया था एफआरए में, कि जिस दिन बोरो का टाइम आता है उसी दिन ही कैश सेटलमेंट हो जाता है, जिसमें हम लोग रीपे वाले दिन का, जिस दिन रीपे होने वाला है उस दिन का डिफरेंस, यानी कि लॉस एक पार्टी को जो हुआ है और प्रॉफिट जो दूसरे पार्टी को हुआ है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इज पेड बिफोर एक्सपायरी। यानी कि जो आपका एक्सपायरी है, यानी कि रीपे का समय को ही हम एक्सपायरी बोलते हैं। एक्सपायरी में जो प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, और आपस में जो दोनों पार्टीज़ ने किया है एफआरए, वो लोग आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं पैसे को, यानी कि प्रॉफिट वाला पार्टी को मिल जाता है लॉस वाले पार्टी के थ्रू पैसा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपस में कैश सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन स्वैप में ऐसा नहीं है, स्वैप में कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली जाती। स्वैप में एक्सपायरी तक रुका जाता है और एक्सपायरी के टाइम जो डिफरेंस आया वो एक दूसरे को पेमेंट हो जाती है। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ कि एफआरए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो भी एक्सपायरी के समय प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, और उसके प्रेजेंट वैल्यू को लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को दे देता है, यानी कैश सेटल कर लेता है। और स्वैप वाले केस में ऐसा नहीं होता, एक्सपायरी तक रुकते हैं और एक्सपायरी के समय में भले डिफरेंस एक्सचेंज करना हो तो कर लेते हैं, यानी कि कैश सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी कि लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को दे देता है। तो बेसिकली मतलब ये निकला कि स्वैप में प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट नहीं लगाना है, लेकिन एफआरए में प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। इसमें क्या होता है? तो इसमें पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट एंड ऑफ स्वैप पीरियड होता है, और रीसेट डेट डेली होता है। तो जैसा मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे पेमेंट डेट यानी कि सेटलमेंट डेट, यानी कि पैसों का आदान प्रदान स्वैप पीरियड के एंड में होगा। अगर 3 महीने का स्वैप किए हैं, तीसरे मंथ के एंड में पैसों का लेन देन होगा। लेकिन रीसेट डेट यानी कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होगा, और वो कंपाउंडिंग होता रहेगा। कैसे होगा तो हम क्वेश्चन में देखेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स रेट पेयर है और फ्लोटिंग रेट पेयर है। फिक्स रेट पेयर फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट देगा, फ्लोटिंग रेट पेयर फ्लोटिंग इंटरेस्ट लाइक मीबोर अमाउंट देगा। कब देगा? तो एंड ऑफ स्वैप पीरियड देगा। तो फिक्स इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे फिक्स परसेंटेज जो कि पर एनम रहेगा इंटू नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू n/365। तो ये जेनरिक स्वैप नहीं है, तो सिंस ये जेनरिक स्वैप नहीं है 360 वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, यानी कि 1 मंथ को 30 डेज लेना है ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो यहाँ पे n/365 करेंगे नॉर्मल। और उसके बाद फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए 5 कॉलम टेबल बनेगा। 5 कॉलम टेबल रहेगा, डेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट, परसेंटेज, बिगिनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट अमाउंट, एंडिंग बैलेंस। तो आज डेट 1 है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आज पहला दिन है। पहले दिन मीबोर मान के चलो चल रहा है 9%। तो 9% के रेट से बिगिनिंग बैलेंस यानी कि नोशनल प्रिंसिपल के रेट से इंटरेस्ट अमाउंट निकाला जाएगा। इंटरेस्ट निकलेगा 3 यानी कि थर्ड कॉलम इंटू सेकेंड कॉलम इंटू 1/365। 1 का क्या मतलब है? 1 का ये मतलब है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक ही दिन हुआ है और रीसेट हुआ भी एक ही दिन हुआ है। ठीक है, स्टार्ट में तो दिक्कत नहीं आती। पहले दिन तो आप एक ही दिन का इंटरेस्ट जोड़ोगे और एक ही दिन का जो इंटरेस्ट आएगा उसको एंडिंग बैलेंस में ऐड कर दो, यानी कि 3+4 यानी कि बिगिनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू एंडिंग बैलेंस। अभी जो एंडिंग बैलेंस है ये अगले पीरियड का बिगिनिंग बैलेंस बन जाएगा। और मान के चलो ये डेट सेकंड है यानी कि जस्ट नेक्स्ट डे। तो सिंस रीसेट डेट डेली है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी डेली होगा। और यहाँ पे मान के चलो रेट हो गया 10% मीबोर का, क्योंकि मीबोर का रेट फ्लक्चुएटिंग है तो चेंज हो सकता है। अब 10% के रेट से ये वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर यहाँ लिखा जाएगा और उसको जोड़ दिया जाएगा बिगिनिंग बैलेंस में और बन जाएगा एंडिंग बैलेंस। तो देखा किस तरह से कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट वसूला जा रहा है। ठीक है, अब अगर मान के चलो सेकेंड डे के बाद 1-2 दिन छुट्टी हो गया और फोर्थ डे आ गया और फोर्थ डे का मीबोर दिया हुआ है 12%, तो अब क्या होगा? तो सिंस यहाँ पे 2 दिन गुजर गए यानी कि लास्ट रीसेट हुआ था सेकेंड को, अब रीसेट हो रहा है फोर्थ को, तो 2 दिन का इंटरेस्ट जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 2/365 किया जाएगा यहाँ पे। तो यही मैं समझा रहा था आपको कि रीसेट का मतलब ये होता है जो भी लास्ट रीसेट हुआ है उसके बाद जो रीसेट करना है उसके बीच में जो गैप है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर लास्ट रीसेट पहले तारीख को है तो 1 दिन का लगेगा, फिर दूसरी तारीख को रीसेट कर रहे हो तो 1 दिन बाद कर रहे हो तो भी एक ही दिन का लगेगा, लेकिन अगर फोर्थ को कर रहे हो रीसेट तो 2 दिन का लगेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट होता है कि रीसेट डेट करेक्टली लेना। अगर आपने रीसेट डेट करेक्टली ले ली तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। फिर क्या करना है? तो यहाँ पे हम निकालने क्या जा रहे थे? हम लोग निकालते फ्लोटिंग इंटरेस्ट का अमाउंट। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट का अमाउंट अक्यूमुलेट होते जा रहा है चौथे कॉलम में, ये रहा इंटरेस्ट अमाउंट। तो इसका जो टोटल रहेगा इंटरेस्ट अमाउंट वो बन जाएगा फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट निकाला, अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट भी निकालिए। अब सेटलमेंट कर लेंगे नेट बेसिस पे, यानी कि कैश सेटलमेंट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट माइनस फिक्स इंटरेस्ट और वाइस वर्सा, यानी कि या तो फ्लोटिंग वाला फिक्स वाले को पे करेगा या फिक्स वाला फ्लोटिंग वाले को पे करेगा डिफरेंस अमाउंट। तो इस तरीके से OIS का क्वेश्चन सॉल्व होता है जहाँ पे रीसेट डेट डेली है, पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट एंड ऑफ स्वैप पीरियड है। स्टेप 1 में फिक्स इंटरेस्ट निकाला जाता है, स्टेप 2 में ऐसे 5 कॉलम टेबल बना के फ्लोटिंग इंटरेस्ट निकाला जाता है और नेट बेसिस पे सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। डेरिवेटिव बैंक एंटर इनटू अ प्लेन वैनिला स्वैप थ्रू OIS, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। तो यहाँ पे प्लेन वैनिला स्वैप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है OIS यानी कि ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप on a principal of 10 crore and agreed to receive MIBOR overnight floating rate for a fixed payment on the principal। तो उसको मीबोर रिसीव होगा किसको? डेरिवेटिव बैंक को। और वो पे क्या करेगा? तो फिक्स पेमेंट करेगा, यानी कि फिक्स रेट का पेमेंट करेगा। तो उसको मीबोर यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट मिलेगा और वो फिक्स्ड रेट पे करेगा। द स्वैप वॉज एंटर्ड इनटू ऑन 2 अगस्त 2010 यानी कि मंडे एंड वॉज टू कमेंस ऑन 3 अगस्त 2010 यानी कि अगले दिन एंड रन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 अगस्त को चालू है और सातों दिन रीसेट करना पड़ेगा।
क्योंकि OIS है। रिस्पेक्टिव मीबो रेट्स फॉर ट्यूसडे टू मंडे वर 7.75, 8.15, 8.12, 7.95, 7.98 और 8.15. If derivative bank received rupees 317 net on settlement, calculate fixed rate and interest under both legs. Notes: संडे को हॉलीडे है. वर्क इन राउंडेड रुपीज एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग. कंसिडर 365 डेज इन अ ईयर. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा नोशनल प्रिंसिपल 10 करोड़ है. टी इज इक्वल टू 0 यानी कि मंडे यानी कि 2 अगस्त 2010 को क्या किए? डेरिवेटिव बैंक यानी कि फिक्स रेट पेयर ने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं फिक्स इंटरेस्ट पे करूंगा फ्लोटिंग रेट पेयर को, और फ्लोटिंग रेट पेयर फ्लोटिंग इंटरेस्ट यानी कि मीबोर पे करेगा. स्वैप का पीरियड है 7 डेज यानी कि पेमेंट डेट यानी कि सेटलमेंट डेट 7th डे को होगी. लेकिन सिंस हम लोग OIS पढ़ रहे हैं, रीसेट डेट डेली होगी. यानी कि मुझे रोज़ का मीबोर का रेट चाहिए प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए. मीबोर परसेंटेजेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में अलग अलग डेट्स के. आइए देखते हैं. ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे. ठीक है. अब संडे को बोले हॉलीडे है यानी कि 7.75, 8.15, 8.12, 7.95, 7.98 और डैश. डैश का मतलब संडे का कोई रेट नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि संडे को हॉलीडे है. तो मंडे का 8.15. यानी कि जब आप नंबर ऑफ डेज लेने की कोशिश करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पे एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पर भी एक दिन, यहाँ पर भी एक दिन, यहाँ पर भी एक दिन, और यहाँ पे 2 दिन. यहाँ पे 2 दिन इसलिए क्योंकि मंडे को जो बिगिनिंग बैलेंस होने वाला है वो संडे का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और संडे का क्लोजिंग बैलेंस के अंदर में सैटरडे और संडे 2 दिन का 7.98% के रेट से इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पे आप 2 दिन लोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन की. और जोड़ोगे भी तो 1+1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 7, तो इस तरीके से 7 दिन पूरे हो गए. और एक दिन का रेट अपने पास अवेलेबल नहीं है संडे का. भले उस दिन का रेट अवेलेबल नहीं है लेकिन उस दिन का इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा. तो कौन सा रेट से लगेगा? तो 7.98 के रेट से लगेगा. तो आइए 5 कॉलम टेबल बनाते हैं. डे, मीबोर जो कि पर एनम रहता है, बिगिनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट और एंडिंग बैलेंस. मीबोर हो गया या लीबोर हो गया, क्वेश्चन साइलेंट है यानी कि उसके सामने 6% के आगे पर एनम नहीं लिखा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6% पर एनम नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो 6% पर एनम ही है. मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 6% बस लिखा हुआ है लीबोर या मीबोर. इसका मतलब ये नहीं कि वो 6% है फॉर द पीरियड लाइक 3 मंथ्स और 2 मंथ्स. उसका मतलब है कि वो पर एनम है, साल भर का रेट है. तो यहाँ पर भी लिखा नहीं है पर एनम, बट हमें पता है कि पर एनम ही होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं. ट्यूसडे के दिन 7.75% के रेट से 10 करोड़ आपका नोशनल प्रिंसिपल है. इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 21233 आएगा. कैसे आया? तो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7.75 अपॉन 100 इंटू 1/365, 21233. 21233 प्लस कर देंगे बिगिनिंग बैलेंस तो आ जाएगा 10,21,233. ये आपका एंडिंग बैलेंस बन जाएगा अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस. यानी कि ट्यूसडे का एंडिंग बैलेंस, वेनसडे का बिगिनिंग बैलेंस. फिर इस बैलेंस पे 8.15% कैलकुलेट करेंगे तो 22,334. फिर इसको जोड़ देंगे बिगिनिंग बैलेंस के साथ यानी कि इसके साथ, तो आ जाएगा 100043567. फिर 8.12, फिर 7.95. इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का 7.98, क्योंकि 7.98 जो इंटरेस्ट है वो 2 दिन का कैलकुलेट होगा. यानी कि 100087618 पे 2 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. 100087618 इंटू 7.98 अपॉन 100 इंटू 2/365, 43764. तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया 43764 यानी कि 2 दिन का इंटरेस्ट. और अब इसको जोड़ दोगे बिगिनिंग बैलेंस के साथ तो आ जाएगा एंडिंग बैलेंस, और फिर मंडे का इंटरेस्ट आ जाएगा. फिर ये वाला जो कॉलम है इंटरेस्ट का, इसका टोटल करोगे विच इज़ 153740. दिस इज द टोटल इंटरेस्ट एट द रेट फ्लोटिंग रेट. ठीक है. अब फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट आ चुका है. क्वेश्चन का कहना है कि डेरिवेटिव बैंक को पैसा मिला. डेरिवेटिव बैंक को पैसा मिला 317 सेटलमेंट में. यानी कि डेरिवेटिव बैंक को 317 रुपीज़ मिले
वो कब होगा? वो तभी हो पाएगा जब उसको जो मिल रहा है विच इज़ फ्लोटिंग इंटरेस्ट इज़ मोर देन फिक्स इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, सेटलमेंट के टाइम अगर आपको पैसा मिल रहा है यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कब प्रॉफिट होगा? यानी कि डेरिवेटिव बैंक को कब प्रॉफिट होगा? तो डेरिवेटिव बैंक को तब प्रॉफिट होगा जब फ्लोटिंग इंटरेस्ट ज़्यादा होगा फिक्स इंटरेस्ट से। तो आइए देखते हैं कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट अमाउंट माइनस फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी इक्वल टू +317, क्योंकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट शुड बी मोर देन फिक्स इंटरेस्ट। तो 153,740 जो हमने कैलकुलेट किया माइनस कर देंगे फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट विच इज़ 317, तो फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा 153,423। ये अमाउंट तो आ गया। ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो ये कैलकुलेट होता है फिक्स इंटरेस्ट का रेट इंटू नोशनल प्रिंसिपल इंटू n/365, यानी कि 153,423 कैसे आया होगा? वो आया होगा फिक्स इंटरेस्ट का रेट इंटू 10 करोड़ इंटू 7/365, 7 दिन का स्वैप पीरियड है। तो फिक्स इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा 153,423 इंटू 365/7 इंटू 1/10 करोड़, यानी कि 0.079, यानी कि 8% अप्रॉक्सीमेटली। तो 8% आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, आ गया। तो इस तरीके से OIS काम करता है, जहाँ पे रीसेट डेट डेली होता है, जिसके कारण डेली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होके बिगनिंग बैलेंस में जुड़ जाता है, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्विटी स्वैप या फिर इंडेक्स स्वैप डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी स्वैप में क्या होता है? इक्विटी स्वैप में अंडरलाइंग एसेट जो होता है वो शेयर्स होता है, और उस पर बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी स्वैप कहलाता है। वैसे ही इंडेक्स स्वैप में आपका अंडरलाइंग एसेट होने वाला इंडेक्स, यानी कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, एक्सेट्रा, और उस पर बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंडेक्स स्वैप। तो चलिए देखते हैं कि इंडेक्स स्वैप कैसे काम करता है। इंडेक्स स्वैप में एक फिक्स रेट पेयर होता है और एक फ्लोटिंग रेट पेयर होता है। तो स्वैप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मोस्टली आप फिक्स रेट पेयर और फ्लोटिंग रेट पेयर को ही पाएंगे। एक आदमी दूसरे आदमी को फिक्स रेट पे करेगा और दूसरा आदमी पहले आदमी को फ्लोटिंग रेट पे करेगा। तो यहाँ पे जब फिक्स रेट पेयर फिक्स रिटर्न पे करेगा फ्लोटिंग रेट पेयर वाले को, तो फ्लोटिंग रेट पेयर फ्लोटिंग रिटर्न पे करेगा कैलकुलेटेड ऑन द अंडरलाइंग एसेट विच इज़ इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट होगा? तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगी कि फिक्स रिटर्न का अमाउंट तो निकलेगा फिक्स रिटर्न परसेंटेज इंटू नोशनल प्रिंसिपल। तो जैसा कि हम करते आए हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप में और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में, कि जो फिक्स का परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, वैसा यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे फ्लोटिंग रिटर्न अमाउंट निकल के आएगा इंडेक्स 1 माइनस इंडेक्स 0 अपॉन इंडेक्स 0 इंटू 100, यानी कि इंडेक्स जो हो गया माइनस पहले क्या इंडेक्स का प्राइस था, यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स थे, डिवाइड बाय इंडेक्स के पॉइंट्स इंटू 100। यह आ जाएगा फ्लोटिंग रिटर्न परसेंटेज। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट से, तो फ्लोटिंग रिटर्न अमाउंट आ जाएगा। यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को फिक्स रिटर्न पे करेगी और दूसरा पार्टी पहले पार्टी को फ्लोटिंग रिटर्न पे करेगा, विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अंडरलाइंग एसेट विच इज़ इंडेक्स इन आवर केस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान देनी है? इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि अगर t=0 और t=1 की बात चल रही है, यानी कि इंडेक्स की आज की प्राइस जो है वो इंडेक्स 0 है और कल की जो इंडेक्स की प्राइस होगी वो मान के चलो इंडेक्स 1 है, बीच में कुछ समय होगा, तो बीच का जो समय है उसको हम n बोलते हैं। n यानी कि स्वैप पीरियड। और ये n कब जाके ख़त्म होगा? तो पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट को ख़त्म होगा। यानी कि आज हमने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि इंडेक्स स्वैप कर लिया, हमने एक पेमेंट डेट डिसाइड कर ली कि किस दिन हम लोग आपस में सेटलमेंट करेंगे। अब इस पीरियड को बोलते हैं स्वैप पीरियड, पूरे के पूरे पीरियड को। तो आज की इंडेक्स की वैल्यू ली जाएगी और जिस दिन हम पेमेंट करने जाएंगे एक दूसरे को उस दिन की इंडेक्स की वैल्यू ली जाएगी, और उस दिन फ्लोटिंग रिटर्न कैलकुलेट होगा और फिक्स रिटर्न कैलकुलेट होगा, और देखेंगे कि किसको लॉस हुआ किसको प्रॉफिट हुआ। ये फ्लोटिंग रिटर्न और ये फिक्स रिटर्न शुड बी इन लाइन विथ एन। कहने का मतलब ये है कि अगर एन आपका 3 मंथ्स है
तो ये रेट भी 3 मंथ्स के होने चाहिए। अगर एन आपका 4 मंथ्स है तो रेट भी 4 मंथ्स का होना चाहिए। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिक्स रिटर्न का जो आंसर है वो होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय n/12। वैसा ही फ्लोटिंग रिटर्न जो है दिट शुड ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ n/12। तो मान के चलो फिक्स रिटर्न का जो रेट है वो मुझे 10% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन स्वैप का जो पीरियड है वो सिर्फ 3 महीने का है। तो जैसा कि हम करते आए हैं अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि 10% तो साल भर का है, तो 3 महीने का कितना, तो 3 महीने का 10% इंटू 3/12 इंटू नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, तो 3 महीने का फिक्स रिटर्न अमाउंट आ जाएगा। वैसा काम ही हमको फ्लोटिंग रिटर्न अमाउंट में भी करना है। फ्लोटिंग रिटर्न एंड फिक्स रिटर्न शुड बी इन लाइन विथ एन। यहाँ पर भी आपका पेमेंट डेट इज इक्वल टू सेटलमेंट डेट इज इक्वल टू रीसेट डेट, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जिस दिन रीसेटिंग की जा रही है यानी कि जिस दिन प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन किया जा रहा है उसी दिन ये लोग आपस में पेमेंट या सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार काम करता है इंडेक्स स्वैप। एक पार्टी दूसरे पार्टी को फिक्स रिटर्न दे देता है, दूसरा पार्टी पहले पार्टी को फ्लोटिंग रिटर्न दे देता है विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अंडरलाइंग एसेट विच इज़ इंडेक्स। और इस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट होते हैं, फ्लोटिंग रिटर्न अमाउंट एंड फिक्स रिटर्न अमाउंट। और ध्यान बस इस बात का देना है कि फ्लोटिंग रिटर्न और फिक्स रिटर्न का जो परसेंटेज है दैट शुड बी इन लाइन विथ एन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टीएमसी होल्डिंग लिमिटेड हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ डाइवर्सिफाइड कंपनीज valued at 400 crore enters into a swap arrangement with non-bank on the terms that it will get 1.15% quarterly on notional principal of 400 crore in exchange of return on portfolio which is exactly tracking the Sensex which is presently 21,600। तो टीएमसी होल्डिंग लिमिटेड है, उसके बाद शेयर्स का पोर्टफोलियो है, वो बोल रहा है कि मुझे 1.15% क्वार्टरली पे करो। ये 1.15% क्वार्टरली का मतलब है कि 3 महीने का रेट निकाल के दिया हुआ है 1.15%, तो इट विल गेट 1.15%, मतलब उसको फिक्स रेट चाहिए। और वो क्या पे करेगा बदले में, तो बदले में रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, इनके पोर्टफोलियो रिटर्न पे करेगा। एग्जैक्टली ट्रैकिंग द सेंसेक्स का मतलब ये होता है कि सेंसेक्स रिटर्न इज इक्वल टू पोर्टफोलियो रिटर्न, यानी कि जो चीज़ हमने सीखी इंडेक्स 1 माइनस इंडेक्स 0, जिससे कि हम सेंसेक्स का रिटर्न निकालते हैं, वही आपका पोर्टफोलियो रिटर्न बन के आएगा और वो पे कर देगा टीएमसी होल्डिंग लिमिटेड नन बैंक को। प्रेजेंटली 21,600 है, यानी कि टी इजकल टू 0 में आपका इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स है 21,600। हमारे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ये है इंडेक्स 0। कैलकुलेट द नेट पेमेंट टू बी रिसीव और पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर if Sensex turns out to be 21,860, 21,780, 22,080, 21,960। चलिए सॉल्व करते हैं। तो टीएमसी होल्डिंग हमारा फ्लोटिंग रेट पेयर है और नन बैंक हमारा फिक्स रेट पेयर है। नन बैंक पे करेगा 1.15% पर क्वार्टर फिक्स रिटर्न और टीएमसी होल्डिंग पे करेगा फ्लोटिंग रिटर्न विच इज सेंसेक्स रिटर्न। हमको क्वेश्चन टीएमसी होल्डिंग लिमिटेड यानी कि फ्लोटिंग रेट पेयर के एंगल से सॉल्व करना है, यानी कि इसको कितना पेमेंट रिसीव हुआ या इसने कितना पे किया, इसने टीएमसी होल्डिंग लिमिटेड ने यानी कि फ्लोटिंग रेट पेयर ने। क्वेश्चन में पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट एंड ऑफ क्वार्टर है और रीसेट डेट भी एंड ऑफ क्वार्टर है। जैसा मैं समझा रहा था कि यहाँ पे पेमेंट डेट और सेटलमेंट डेट और रीसेट डेट आपस में बराबर होते हैं। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है 400 करोड़। तो इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम बनाएंगे। तो क्वार्टरली ये डेटा बना हुआ है कि क्वार्टर 0 यानी कि आज टी इजकल टू 0, सेंसेक्स यानी कि इंडेक्स है 21,600। ठीक है, अब सीधा दूसरे में आ जाते हैं। क्वार्टर 1 जब एंड हुआ तो आज टी इजकल टू 0 है, आज सेंसेक्स की वैल्यू 21,600। आज से 3 महीने बाद यानी कि एक क्वार्टर के बाद सेंसेक्स की वैल्यू हो गई 21,860। तो इंडेक्स 1 माइनस इंडेक्स 0 कितना हुआ 260, यानी कि 21,600 था सेंसेक्स टी इजकल टू 0 में, 21,860 हो गया,
यानी कि 260 बढ़ गया, 260 बढ़ गया तो प्लस 260, 260 बढ़ गया। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 260 विच इज़ इंडेक्स 1 माइनस इंडेक्स 0 डिवाइड बाई इंडेक्स 0 यानी कि 21,600 इंटू 100 यानी कि 1.2037% बढ़ गया। मतलब t इक्वल टू 0 में 21,600 था इंडेक्स, और एक क्वार्टर के बाद यानी कि 3 महीने बाद कितना हो गया, 21,860 हो गया, यानी कि बढ़ गया। कितना बढ़ा, 260। परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो 1.2037% बढ़ गया। यही आपका सेंसेक्स रिटर्न है, और यही आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है, और यही आपका पे होगा फ्लोटिंग रेट पेयर के द्वारा फिक्स रेट पेयर को। तो फ्लोटिंग रिटर्न पेड यानी कि टीएमसी लिमिटेड पे करेगी नन बैंक को। कितना पे करेगी, तो 400 करोड़ जो नोशनल प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि फोर्थ कॉलम विच इज़ 1.2037% विच इज़ अराउंड 4.8148 करोड़ रुपीज़ पे करेगी टीएमसी लिमिटेड नन बैंक को। लेकिन नन बैंक भी कुछ पे करेगी। क्या पे करेगी, तो फिक्स रिटर्न पे करेगी। फिक्स रिटर्न क्वेश्चन में दिया कि 1.15% क्वार्टरली पे करेगी। तो सिंस क्वार्टर का रेट निकाल के दिया हुआ है, हम डायरेक्टली 400 करोड़ को क्वार्टर के रेट यानी कि 1.15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 4.6 करोड़ फिक्स रिटर्न रिसीव्ड। तो एक तरफ मुझे पे करना है 4.8148 करोड़ और दूसरी तरफ मुझे 4.6 करोड़ मिल जाएगा। तो नेट मैंने पे किया कि रिसीव किया, तो अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो मैंने पे किया, पॉजिटिव आएगा तो रिसीव किया। यानी कि 7th कॉलम माइनस 5th कॉलम यानी कि रिसीव्ड माइनस पेड। तो मैंने रिसीव किया सिर्फ 4.6 करोड़ और पे कर दिया ज़्यादा यानी कि 4.8148 करोड़। नेट मेरे को पे करना पड़ गया 0.2148 करोड़। वैसे अगला देखते हैं। उसके अगले क्वार्टर क्या हुआ, 21780 हो गया इंडेक्स, यानी कि 80 पॉइंट्स गिर गया, यानी कि 0.3660% गिर गया। अगर 0.360% गिर गया तो वो मुझे पे करेगा 1.464, तो नन बैंक पे करेगा 1.464 और 4.6 भी पे करेगा, तो कुल मिला के 6.0640 पे करेगा। ये वाला समझ में आया दोस्तों कि मेरा जो सेंसेक्स है वो गिर गया, मतलब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो नेगेटिव रिटर्न में क्या होगा, नन बैंक को मुझे पे करना था अगर पॉजिटिव आंसर होता, बट सिंस यहाँ पे नेगेटिव 1.464 करोड़ आया, अब नन बैंक भी मुझे 1.464 करोड़ पे करेगा फ्लोटिंग रिटर्न, और फिक्स रिटर्न तो 4.6 करोड़ पे करता ही, तो एक्स्ट्रा पे कर देगा 1.464, टोटल पे कर देगा 6.0640 करोड़। फिर क्या हुआ, तो 22,080 हो गया, यानी कि 300 पॉइंट बढ़ गया। ये इंक्रीमेंटल चल रहे हैं हम लोग, यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, यानी कि 21780 से 22080 हो गया, 300 पॉइंट बढ़ गया, यानी कि 1.3774% बढ़ गया। तो 5.5096 मुझे देना पड़ जाएगा, मुझे मिलेगा सिर्फ 4.6, तो मैंने नेट एक्स्ट्रा पे कर दिया 0.9096 करोड़। फिर 21960 हो गया, यानी कि -120, यानी कि -0.5435%, यानी कि -2.174 करोड़ मुझे मिल जाएंगे 4.6 करोड़ के साथ। नेट मुझे 6.7740 करोड़ मिल जाएंगे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, नेट पेड और रिसीव्ड। जहाँ जहाँ माइनस है उतना मैं पे करूँगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है यानी कि ये दोनों, इतना मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका इंडेक्स स्वैप का क्वेश्चन, जहाँ पे आप किसी को सेंसेक्स रिटर्न यानी कि फ्लोटिंग रिटर्न पे करते हैं और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।